नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपके साथ में जुड़ा हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं जो आगामी वर्ष यानी कि 2025 में 12वीं की बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए यूट्यूब पर एक फ्री में ऑनलाइन क्लासेस या फिर एग्रीकल्चर की क्लास सीरीज़ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है वो ला रहे हैं। आपने इसके बारे में पुरानी वीडियो भी देख ली होगी और उसमें आपको लगा होगा कि कुछ तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो हमारे लिए सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है और उसका हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। साथियों, हम लोग जो है वो 12th के जितने भी चैप्टर है उसको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला हम लोग जो चैप्टर लिए हैं वो है आहार एवं पोषण, ठीक है, राशन एंड न्यूट्रिशन। तो मेरी सभी 12th के बच्चों से गुजारिश है कि सभी लोग इस वीडियो सीरीज़ को ज्वाइन करिए और इस वीडियो को आप लोग इसको लाइक करिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने जितने भी भाई बंधु हैं जो कि 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्रीकल्चर के जितने भी छात्र हैं उनको शेयर करिए ताकि ये ज्ञान का जो विस्तार है वो जन जन तक पहुँचे, हर कृषि के विद्यार्थी तक पहुँचे। तो अगर कोई भी कृषि का विद्यार्थी ऐसा है जो कि कृषि के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहता है एवं किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, चाहे वह MPPAT हो, ICAR हो, CUET हो, ठीक है, BHU की एग्ज़ाम हो या फिर इंडिया लेवल की कोई सी भी एग्रीकल्चर संबंधित प्रतियोगी या फिर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है, तो वो हमारे संस्था सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकता है। हमारा जो संस्था है वो भोपाल में स्थित है। आप लोग यहाँ पर आके विज़िट करके जानकारी ले सकते हैं और अगर जो छात्र दूर रहते हैं वो छात्र जो है वो हमको फ़ोन करके भी या फिर कॉल करके भी अपनी जो डाउट है, क्वेरी पूछ सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 7999376926। इस नंबर पर आप संपर्क करके हमको कुछ भी आप जो भी आपके मन में डाउट है वो पूछ सकते हैं या फिर इस वीडियो जो लिंक है उसके कमेंट बॉक्स में भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे थे और हम लोगों ने ये मोटा चारा किसे कहते हैं यहाँ तक कवर कर लिया था, ठीक है। ये जो मोटा चारा है किसे कहते हैं इस क्वेश्चन तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 18। क्या कह रहा है? अद्विदलीय चारों के कोई 4 उदाहरण दीजिए। अद्विदलीय का मतलब होता है, देखिए, द्विदलीय का मतलब होता है लेग्यूम यानी कि दालें। जो द्विदलीय फसलें होती हैं उसमें आती है मुख्यतः दालें, और अद्विदलीय का मतलब होता है कि जो लेग्यूम को छोड़ करके जितनी भी फसलें आती हैं वो कहलाती हैं अद्विदलीय फसलें या अद्विदलीय चारे। तो इसमें हम लोगों को लिखना है कि नॉन लेग्यूमिनस कौन कौन सी है। अगर आपको दालों के नाम आते हैं तो उनके अलावा जितने भी बचे हुए जितने भी चारे हैं जो पशु को खिलाने के काम में आते हैं वही कहलाते हैं अद्विदलीय चारे। चलिए पढ़ लेते हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण किस प्रकार से हैं? ज्वार की कड़वी, मक्का की कड़वी, जई का चारा, गन्ने का छिलका, नेपियर घास और हाथी घास, ठीक है। ये ज्वार, मक्का, कड़वी का मतलब चरी, ठीक है। चरी का मतलब ये होता है, कड़वी का मतलब ये होता है कि वह चारा जो पशु को खिलाने के काम में आता है, ठीक है। जब मक्का या फिर ये जो ज्वार होता है इससे हम लोग जब दाना निकाल लेंगे तो बचा हुआ जो प्रोडक्ट बचेगा, मटेरियल बचेगा, वही कहलाता है चरी या कड़वी, ठीक है। उसी को हम लोग जो है वो पशुओं को खिलाने के काम में लाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या एग्जाम्पल हो गए? ज्वार की कड़वी, मक्का की कड़वी, जई का चारा, गन्ने का छिलका, नेपियर घास और हाथी घास। ये आप सभी जानते हैं कि जितने भी फसलें मैंने अभी तक आपको बताई है, इसमें बताई है, वो नॉन लेग्यूमिनस में आती है, अदलहनी, ठीक है। एक होता है दलहनी और एक होता है अदलहनी। तो ये जितने भी यहाँ पर फसलों के नाम लिखे हैं ये अदलहनी चारों में आते हैं, अद्विदलीय चारों में आते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ते जाइए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाइए और नोट्स को डेली रिवाइज करिए, क्योंकि हमारे 12th की जो परीक्षाएं हैं अब कुछ ही चंद समय में आने वाली है। एकदम से आएगी तो आपके जो दिमाग पर लोड पड़ सकता है, तो आप अभी से धीरे 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 पढ़ते चलिए ताकि आपको बाद में एक साथ में पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न 19, क्वेश्चन नंबर 19। मध्य प्रदेश में जनवरी और फरवरी माह में प्राप्त होने वाले हरे चारों के नाम लिखिए। ठीक है, चूंकि हम लोग 12th बोर्ड जो है वो एमपी की देने वाले हैं, इसलिए मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई जानकारी भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में जनवरी और फरवरी माह में प्राप्त होने वाले हरे चारों के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है एक तो जनवरी और फरवरी, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मध्य प्रदेश में जनवरी और फरवरी माह में निम्न प्रकार के चारे उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्या है, कौन कौन से हैं, तो बरसीम, मक्का, रिजका, नेपियर घास, जई और अल्फ़ा घास। ठीक है, ये एज इट इज़ आपको इनके नाम याद करना है, एज इट इज़ जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं इस पे से कि जनवरी और फरवरी माह में कि कौन से चारे अवेलेबल रहते हैं मध्य प्रदेश में। तो कौन से अवेलेबल रहते हैं, सभी लोग बताएंगे, बरसीम, मक्का, रिजका, नेपियर घास, जई, अल्फ़ा घास। क्या है, अल्फ़ा घास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, पाचन गुणांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। पाचन गुणांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। देखिए जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इससे पहले एक बार पाचन गुणांक की डेफिनेशन देख चुके हैं, परिभाषा देख चुके हैं। कहाँ देख चुके हैं, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं क्या था पाचन गुणांक का फॉर्मूला, डेफिनेशन। ये देखिए, पाचन गुणांक की परिभाषा लिखिए। क्या देखा था हम लोगों ने उस टाइम, किसी भी खाद्य में प्रत्येक पोषक तत्व की वह प्रतिशत मात्रा जो पच जाती है उस पोषक तत्व का पाचन गुणांक कहलाती है। तो ये तो हो गया परिभाषा के रूप में बताना, लेकिन अगर इसका फॉर्मूले के रूप में बताना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही प्रश्न में पूछा है कि इसको हमको किस में लिखना है, फॉर्मूले में लिखना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, पाचन गुणांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो पाचन गुणांक इज इक्वल टू यानी कि बराबर खाए गए चारे की मात्रा, खाए गए चारे की मात्रा माइनस गोबर में निकाले गए चारे की व्यवस्था यानी कि मात्रा अपॉन में खाए गए चारे की मात्रा। ठीक है, और इंटू में 100, इंटू में 100। ठीक है, तो ये आपको याद करना है एज इट इज़ कि खाए गए चारे की मात्रा माइनस गोबर में निकाले गए चारे की व्यवस्था और अपॉन में खाए गए चारे की मात्रा। जैसा कि आपको पता है मैं पिछली बार इस क्वेश्चन पे आपको एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया था, एग्जाम्पल भी दिया था कि पशु कितना खाएगा, कितना निकालेगा तो उसको कितना शरीर को लगेगा। उस पर एग्जाम्पल मैं आपको बताया था। आप लोग जो है वो पुरानी क्लासेस देखिए। जितने विद्यार्थी जो अब से देखना शुरू किए हैं उनके लिए मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग पहले पुरानी क्लासेस देखिए, तब जाके आपको आगे का कंटेंट समझ में आएगा, क्योंकि जितना भी कंटेंट आहार एवं पोषण में है वो पुरानी क्लासेस से लिंक होता है, क्योंकि कंटेंट तो वही है। अगर आप पहले नहीं समझेंगे तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो ये है खाए गए चारे की मात्रा माइनस गोबर में निकले या निकाले चारे की व्यवस्था या मात्रा अपॉन में पूरे खाए गए चारे की मात्रा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। अब आपके पास में थोड़ा सा समय दे रहा हूँ मैं आपको, इसको जल्दी से देखिए। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको जल्दी से आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार याद कर लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको आपको लोग नोट कर लीजिए। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 12th के जितने भी विद्यार्थी है वो परेशान ना हो। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो हमारे मोबाइल नंबर, टोल फ्री नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करिए और जो भी अपने मन में सवाल है वो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो है वो भोपाल में स्थित है और हम हर बच्चा जो भी कृषि से संबंधित बच्चा है उसकी जो है मदद करेंगे, हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
ठीक है, हमारा एक ही उद्देश्य है, बच्चों का सुनहरा भविष्य। ठीक है, हम हमेशा दिन रात उसी के लिए काम करते हैं ताकि जो भी कृषि के विद्यार्थी हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में किसी से भी पिछड़े नहीं। ठीक है, हमारे अंदर वो सारा पोटेंशियल और क्षमता है जिससे कि हम लोग आगे निकल सकते हैं भविष्य में। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम निकालनी पड़ेगी, और एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपको मदद करेंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या क्वेश्चन है, आहार में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों के नाम लिखिए, या फिर पशु आहार में आवश्यक किन्हीं 4 खनिज पदार्थों के नाम लिखिए। देखिए, ये जो अकार्बनिक पदार्थ हो गया या खनिज पदार्थ हो गया, ये एक ही बात होती है। मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, कार्बनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर, और अकार्बनिक का मतलब होता है इनऑर्गेनिक मैटर। जो भी पशु को शरीर में अलग अलग कार्यों के लिए हम लोग जो अलग से हम लोग जो है वो एलिमेंट देते हैं, मिनरल देते हैं, उसको हम कहते हैं खनिज। क्या कह देते हैं? खनिज। जैसे कि मान के चलिए कि किसी पशु शरीर में कैल्शियम की आवश्यकता है, तो जब हम उसको, या फिर फास्फोरस की आवश्यकता है, या फिर किसी और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, तो हम लोग उसको भोजन के माध्यम से उसको वो न्यूट्रिएंट देते हैं, अवेलेबल करवाते हैं, जिससे कि वो अपने शरीर का अच्छे से निर्माण कर सकें। मान के चलिए कि आपको पता है कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी निर्माण के लिए अच्छा होता है, तो अगर पशु की हड्डी ही मजबूत नहीं होगी तो फिर पशु का ढांचा कैसे बनेगा, पशु काम कैसे करेगा, अच्छा उत्पादन कैसे देगा। तो केवल ये एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, और भी कई प्रकार की जो है वो बीमारियां या फिर कोई प्रकार के रोग होते हैं जो कि इन खनिज लवणों की वजह से हो सकते हैं। तो हमको पशुओं को वह समस्त प्रकार के खनिज पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ देने पड़ेंगे जो कि उसके शरीर को आवश्यकता है। ठीक है, तो उन्हीं के नाम हमको लिखना है। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं कार्बनिक पदार्थ? पहला है फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है पी। आपने केमिस्ट्री या फिर रसायन शास्त्र में ये पढ़ा होगा कि फास्फोरस का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? पी। अगला क्या है? कैल्शियम। मैंने अभी आपको बताया कि कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी निर्माण के लिए या फिर हड्डी के जोड़ों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कैल्शियम हो गया। कैल्शियम का शॉर्ट फॉर्म बताएंगे सभी लोग, क्या होता है? Ca। क्या होता है? Ca। अगला क्या है? मैग्नीशियम। अगला क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म है Mg। ठीक है, ये Mg क्या करता है? ये Mg मैग्नीशियम जो होता है वो हमारे शरीर या पशु शरीर के जो सेल वाल होती है, जो सेल वाल या फिर कोशिका भित्ति होती है, उसका निर्माण कौन करता है? मैग्नीशियम। ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, उनका निर्माण कौन करता है? मैग्नीशियम। तो हमको मैग्नीशियम भी देना पड़ेगा। अगला क्या है? सल्फर। अगला क्या है? सल्फर। सल्फर की मात्रा भी पशु शरीर में बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। ठीक है, उसको भी हमको देना पड़ता है। अगला क्या है? पोटेशियम। ये पोटेशियम को लिखते हैं K, सल्फर को लिखते हैं S। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियो में बता चुका हूँ कि पोटेशियम देना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बहते रक्त को रोकता है, यानी कि रक्त स्त्रावी विरोधी विटामिन है। ठीक है, रक्त इसके स्त्राव को अवरोध करता है, ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। किसी पशु को अगर घाव लग जाता है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करता है? पोटेशियम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है? आयोडीन। क्या है? अगला क्या है? आयोडीन। आयोडीन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? आई। सबको पता है आयोडीन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? आई। ये आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी शरीर में पशु के तो उसको घेंगा रोग हो सकता है। घेंगा, ठीक है, यहाँ पर गले में सूजन आ जाती है, गला दर्द करने लगता है अगर आयोडीन की कमी हो गई तो। इसीलिए हमको पशुओं को आयोडीन देना पड़ेगा। किस रोग से बचाने के लिए? घेंगा से बचाने के लिए। चलिए अगला क्या है? आयरन। अगला क्या है? आयरन। आयरन मतलब कि होता है लोहा। आयरन, Fe। आयरन यानी कि Fe या लोहा। ठीक है, आप लोहा भी लिख सकते हैं, आयरन भी लिख सकते हैं। आयरन क्या करता है? आपको पता ही है, आयरन हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन या रक्त की मात्रा बढ़ाता है। कौन? आयरन। ठीक है, चलिए अगला क्या है? सोडियम। ठीक है,
सोडियम का भी पशु शरीर हो गया या फिर हमारे शरीर हो गया, उसमें आवश्यकता समय समय पर पड़ती रहती है। इसलिए सोडियम या फिर इतने प्रकार के जितने भी खनिज मैंने आपको बताए हैं उनको देना चाहिए। सोडियम का सूत्र है Na, ठीक है, Na। चलिए, ये हो गया पशु आहार में आवश्यक इन्हीं 4 खनिज या फिर अकार्बनिक पदार्थ के नाम लिखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राशन किसे कहते हैं? राशन, राशन किसे कहते हैं? ठीक है, राशन का मतलब ये होता है, राशन का मतलब ये होता है कि हम हो गए या फिर पशु हो गए 24 घंटे, 24 घंटे यानी कि एक दिन में पशु द्वारा खाया जाने वाला भोजन राशन कहलाता है। 24 घंटे में या एक दिन में पशु द्वारा खाया जाने वाला भोजन राशन कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे, पशु को उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 24 घंटे में जो चारा व दाना दिया जाता है उसे राशन कहते हैं। अब ये चारा और दाना क्यों दे रहे हैं? क्योंकि समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। कितने दिन के लिए? एक दिन या 24 घंटे में जो भी चारा या दाना दिया जाता है वो क्या कहलाता है? राशन कहलाता है। क्लियर हो गया? फिर हम लोगों ने याद करिए देखा था कि राशन के भी प्रकार होते हैं। कई प्रकार का होता है, मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। जिसको भी राशन के 4 प्रकार पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर राशन के 4 प्रकार होते हैं, हमको पता है और हमने ये लिख दिया है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में राशन के 4 प्रकार लिखेंगे। जल्दी से जल्दी लिखिए, जल्दी से आप लोग राशन के 4 प्रकार लिखेंगे। मैं आपको पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। जो भी छात्र पहले से इस वीडियो सीरीज़ को देख रहे हैं उनको ये पता होगा कि राशन 4 प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए सभी लोग बताएंगे कौन सा प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है, सबसे पहला जो होता है वो होता है, सभी लोग बताएंगे पहला कौन सा होता है? जीवन निर्वाह आहार या जीवन निर्वाह राशन, जीवन निर्वाह आहार। ठीक है, दूसरा क्या होता है? रख रखाव राशन, रख रखाव राशन, रख रखाव राशन। तीसरा क्या होता है? आदर्श राशन, आदर्श राशन। और चौथा होता है उत्पादन राशन, प्रोडक्शन राशन। ठीक है, उत्पादन राशन। जिसको नहीं पता होगा वो आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि राशन भी 4 प्रकार का होता है, जीवन निर्वाह, रख रखाव, आदर्श और उत्पादन राशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? संतुलित राशन की परिभाषा लिखिए। ये संतुलित राशन भी आपको मैं बता चुका हूँ, इसी में बताया था कि संतुलित राशन क्या होता है। वह राशन जो पशु की समस्त ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसे स्वस्थ रखने के लिए सभी पोषक तत्वों को उचित अनुपात एवं ठीक मात्रा में उपलब्ध कराता है, क्या कहलाता है? संतुलित राशन कहलाता है। ठीक है, ये संतुलित राशन का मतलब क्या हुआ? संतुलित का मतलब ही होता है बैलेंस्ड, मतलब कि पशु को जो भी मटेरियल या फिर जो भी पोषक तत्व है उनको उसी अनुपात में देना जिसके अनुपात में पशु को आवश्यकता है, उसी को हम लोग कहते हैं संतुलित राशन। फिर से पढ़ेंगे, वह राशन जो पशु की समस्त ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति। राशन हम लोग क्यों कर दे रहे हैं? ताकि जो पशु में जो भी ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तथा उसे स्वस्थ रखने के लिए सभी पोषक तत्वों को उचित अनुपात, यानी कि उसको स्वस्थ रखने के लिए सभी पोषक तत्वों को उचित अनुपात, मतलब कि जितना भी उसको अनुपात लग रहा है उसी अनुपात में देना एवं ठीक मात्रा में उपलब्ध कराता है। कौन कराता है? संतुलित राशन। कौन कराता है? संतुलित राशन। ठीक है, तो सभी लोग इसको जल्दी से स्लाइड को पढ़ लीजिए।
आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जल्द से जल्द इस स्लाइड को पढ़ लीजिए, क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, रिवाइज करिए जल्दी से। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो है उसको पढ़ लिया होगा, इसको पढ़ लिया होगा। चलिए सभी लोग जल्दी से बताइए कि किन्हीं 4 खनिज पदार्थों के नाम लिखिए, अकार्बनिक पदार्थों के नाम लिखिए। अपने जहाँ पर भी आप देख रहे हैं वीडियो, वहीं पर आप लोग मन में या फिर जोर से बोलिए कौन कौन से हैं। फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, आयोडीन, आयरन तथा सोडियम। राशन किसे कहते हैं? पशु की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 24 घंटे या एक दिन में जो भी चारा दिया जाता है उसको हम कहते हैं राशन। अगला क्या था? संतुलित राशन। संतुलित राशन का मतलब क्या होता है कि उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसे स्वस्थ रखने के लिए उसको जितने भी पोषक तत्व की मात्रा की ज़रूरत है उसको उसी ठीक मात्रा में, अनुपात में उसको अवेलेबल करवाना, उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? संतुलित राशन कहलाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा है कि निर्वाह राशन की परिभाषा लिखिए। निर्वाह राशन की परिभाषा लिखिए। ये मैं आपको डेफिनेशन, परिभाषाएं पहले भी लिखवा चुका हूँ। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने उसको सीख लिया होगा तो उनके लिए नई बात नहीं होगी कि जीवन निर्वाह राशन क्या कहलाता है, संतुलित राशन क्या कहलाता है, आदर्श राशन क्या कहलाता है, उत्पादन राशन क्या कहलाता है। इनके बीच में डाउट नहीं होगा। फिर भी देख लेते हैं हम लोग। पशुओं को उनकी दैनिक क्रियाओं के संपादन एवं सामान्य शारीरिक टूट फूट को दुरुस्त रखने के लिए जो आहार प्रतिदिन दिया जाता है, एक बात ध्यान रखना है, जीवन निर्वाह प्रतिदिन दिया जाता है, वह निर्वाह राशन कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है? निर्वाह राशन कहलाता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है फिर से देखेंगे हम लोग आंसर। पशुओं को उनकी दैनिक क्रियाओं को संपादन। देखिए, निर्वाह का मतलब ये होता है कि पशु को जिंदा रहने के लिए, उसके शरीर में जितनी भी प्रोसेस चल रही है उनको दुरुस्त बनाने के लिए, उनको कंटिन्यू रखने के लिए जो हम लोग आहार देते हैं, एवं शारीरिक सामान्य टूट फूट, मतलब शरीर में अगर कोई कमजोरी आ गई है या फिर टूट फूट हो गई है उसको भी दुरुस्त करने के लिए जो आहार प्रतिदिन दिया जाता है वह क्या कहलाता है? निर्वाह राशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया निर्वाह राशन क्या कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे और घर पे अपनी भाषा में इसको नोट्स बना रहे होंगे। देखिए, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अपनी भाषा में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स का मतलब क्या होता है कि हम जो समझ रहे हैं उसको अपनी भाषा में लिखना, ताकि जब आप बाद में पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्या है? पोषक अनुपात का सूत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या क्वेश्चन है? पोषक अनुपात का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो पोषक अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिएंट रेशियो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पोषक अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यूट्रिएंट रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। पोषक अनुपात का सूत्र होता है, इसको कहते हैं एनआर, मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं? एनआर। एनआर का सूत्र होता है संपूर्ण पाच्य तत्व माइनस पाच्य प्रोटीन अपॉन में पाच्य प्रोटीन। संपूर्ण पाच्य तत्व माइनस पाच्य प्रोटीन अपॉन में पाच्य
प्रोटीन। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? चलिए, तो ये फॉर्मूला आपको एज इट इज़ डायरेक्ट आपको याद करना है। ठीक है, इसको जो है आपको एज इट इज़ डायरेक्ट आपको एज इट इज़ याद करना है। संपूर्ण 5 तत्व माइनस 5 प्रोटीन अपॉन 5 प्रोटीन। ठीक है, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है, एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है। तो आप अपने नोट्स निकाल लीजिए और उसमें लिख लीजिए। आप अपने नोट्स निकालो और उसमें लिख लो। सभी लोग नोट्स निकालेंगे और उसमें कुछ बातें लिखेंगे, एक्स्ट्रा बातें जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। सभी लोग नोट्स निकाल लीजिए अपना, पशुपालन का, आहार एवं राशन का, और उसमें कुछ बातें लिख लीजिए आप लोग। कुछ बातें हैं जो आपको लिखनी है